कैसे हैं मेरे बच्चों? आई एम फाइन एंड आई होप यू विल बी फाइन। और बेटा, आपका सेकंड चैप्टर है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। चैप्टर का नाम है आपके भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनसांख्यिकी का मतलब क्या होता है ना? तभी अगर हम आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ जनसांख्यिकी क्या होता है। मतलब अपनी भाषा में समझाती हूँ, किताब की भाषा तो थोड़ी सी अलग रहती है। जैसे ऐसी आबादी, जैसे हमारी जनसंख्या है, समाज है, ऐसी आबादी जो समय और स्थान के साथ परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि आपको भी पता है जनसंख्या का आकार, संरचना। आकार संरचना क्या है? जैसे जन्म, मृत्यु होती है ना, वृद्धि, विकास, है ना, शिक्षा, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, पूरे समाज पर, समूह पर ये लागू किया जाता है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी का मतलब होता है, मतलब एक अध्ययन होता है ना हमारा मानव जनसंख्या का। जनसंख्या समझ लो, जनसंख्या का जो अध्ययन होता है वो हमारी होती है सांख्यिकी। ऐसी आबादी जो समय और स्थान के साथ हमारी परिवर्तित होती रहती है। इसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, जन्म, प्रवास, मृत्यु, परिवर्तन का अध्ययन इसमें शामिल होता है। ऐसे समझ लो जैसे अब हमारा है, अब जैसे हमारे पहले दादाजी थे, हमारे परदादाजी थे, पापा है, मम्मी है, तो क्या हुआ, हमारे दादाजी की डेथ हो गई तो घर में कितने लोग रह गए, फिर एक पीढ़ी नई आ गई, भाई की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, फिर एक पीढ़ी पीछे कम हो गई। तो ये जन जो बढ़ती रहती है और घटती रहती है, इसी का अध्ययन जो करा जाता है। आपने देखा है ना, जब जब वो आते हैं हमारी, कि कितने घर में फैमिली मेम्बर है, गली गली आते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गई, क्या बोलते हैं उनको, जनसंख्या वाले आते हैं। जैसे कि आपके घर में कितनी फैमिली मेम्बर है, जब कार्ड बनता है, आपकी वोटर आईडी बनती है, तो वो सारी पता करने आते हैं ना। तो जो आकलन रखते हैं वो होता है हमारा जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी विश्लेषण को हम जैसे शिक्षा, अपनी धर्म, जाति जैसे मानदंडों के आधार पर भी विभाजित पूरे समाज पर या समूह पर लागू किया जाता है। जैसे अब इसका अक्सर किसमें आपको सुनने को मिलेगा? समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान के रूप में माना जाता है। औपचारिक जनसांख्यिकी के अध्ययन का लक्ष्य जनसंख्या की प्रक्रियाओं के मापन एवं सीमित होता है। जैसे इसकी क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं समाज में, कल्चर अपना हो रहा है, धर्म अपनी चल रही है, जाति चल रही है, मतलब एक सबका आकलन रहता है कि हमारे देश में ये हो रहा है, कितने लोग आए, कितने गए, कितने बाहर से रह रहे हैं, कितने अंदर रह रहे हैं, कितने अपने देश के, कितने विदेश के हैं। तो यही हमारा होता है जनसांख्यिकी। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये किसी खास जन समुदायों की विशेषताओं को भी निर्दिष्ट करता है, जिसका प्रयोग सरकार पे हमारा पूरा इसका रजिस्टर विपणन रहता है। ठीक है, आगे समझ आ गया ना? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसी आबादी जो समय और के समय परिवर्तित होती रहती है। जैसे कहीं जन्म हो रहा है तो कहीं मृत्यु हो रही है, कोई जवान हो रहा है तो कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई बच्चा हो रहा है तो कोई कुछ हो रहा है। ठीक है, अब इसके बेटा हमारे कुछ MCQ है, वो देख लो, जब आप स्कूल आओगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। जनसांख्यिकी का अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी किस भाषा के दो शब्दों से है? यूनानी भाषा से है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। जनसांख्यिकी के प्रमुख प्रकार क्या है? दोनों। जनसांख्यिकी आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं राज्य के आर्थिक विकास और समान जन कल्याण संबंधी नीतियों के निर्धारण एवं लागू करने के लिए। जनसांख्यिकी संबंधी मुख्य सिद्धांत क्या है? हमारे दोनों है, वृद्धि का सिद्धांत भी और इसमें संक्रमण का भी है। जनसंख्या के आकार के परिवर्तन के कारक क्या होते हैं? दोनों होते हैं, मृत्यु दर भी, जन्म दर भी, और वो भी। जनसंख्या घनत्व क्या से प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जनसंख्या से होता है। अब इसका बेटा सेकंड देख लो। चलिए कोई नहीं, यही करा देती हूँ, फिर आपका जो भी है चैप्टर होगा तब करा दूंगी मैं। ठीक है, जैसे ये पूछ रहे हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्रमुख उपाय बताइए, तो आप आराम से बता सकते हो क्या क्या हो सकते हैं।
जैसे लड़का लड़की मैंने आपको बताया था कि 21 है, लड़कियों को 24 कर देनी चाहिए, है ना। परिवार नियोजन जो कार्यक्रम चलते हैं उनका प्रचार करना चाहिए। शिक्षा के प्रसार द्वारा लोगों को जनदाय व्यक्त करना चाहिए। जनसंधारण को स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने चाहिए, है ना। बहुत सारे होते हैं जो जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय हैं। जैसे आपको भी पता है आजकल पोस्टर लगे होते हैं, हम दो हमारे दो। सरकार ने बहुत सारे कुछ रूल्स फॉलो करने कहा है, आप भी जानते हो, आप तो बड़े बड़े बच्चे हो। तीसरा है आपका जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए। संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है। डेमोग्राफी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन होता है। जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही बात है, जब हमारा समाज उसका अध्ययन करेगा तो महत्वपूर्ण ही है भाई। समाजशास्त्र के उद्भव और एक अलग अकादमिक विषय के रूप में इसकी स्थापना का श्रेय बहुत कुछ जनसांख्यिकी को ही होता है। जनसांख्यिकी आंकड़े राज्य की नीतियाँ, उसकी आर्थिक विकास, समाज जन कल्याण संबंधी नीतियाँ बनाने को जो भी कार्य कर रहे हैं भूमिका का निर्वाह करते हैं। देखो बेटा, जैसे अब आपको भी पता है हमारी जो सरकार होती है उसके पास हमारा पूरा डाटा रहता है कि कितने मरे कितने जिए। हमें नहीं पता होगा, हमें समाज में भी सिर्फ अपना ही कोटा पता होगा जहाँ पर हम एरिया में रह रहे होंगे या सुन लेते हैं न्यूज़ में। हमें नहीं पता होता है आज पूरे दिन में कितने लोगों की डेथ हुई या कितने हुए, लेकिन सरकार के पास पूरा डाटा रहता है। कैसे रहता है, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर के होता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका कंप्यूटर में डाटा जाता है, किसी की मृत्यु होती है तब भी जाता है, क्योंकि उसकी सबको जो भी होता है सारी जो क्रियाएं होती हैं वो सारी रोक दी जाती है। तो एक आकलन हमारे पास जो आंकड़े रहते हैं उससे हमें पता लगता है, परिवर्तन होता रहता है। तो और जो आंकड़े हमारे पास आते हैं उससे हमें पता लगता है कि समाज में जो हमारी जनसंख्या है वो इस समय क्या है, हमारी मृत्यु दर कितनी है, हमारी जन्म दर कितनी है, ये सारी हमें जनसांख्यिकी से ही पता लगता है। और तो कुछ इस चैप्टर में कोई खास नहीं है, कोई खास तो है नहीं बेटा इसमें। जैसे जनसंख्या की आयु संरचना का क्या अर्थ है, आर्थिक विकास और समृद्धि की उसकी क्या है ना, तो ये तो आप कर ही लोगे आराम से कि जनसांख्यिकी विश्लेषण करिए। जनसंख्या संरचना का व्यवस्थित अध्ययन और अति आवश्यक होता है। इसमें जैसे मुख्य तत्व हमारे हर आयु वर्ग के हमारे यहाँ पे लोग आते हैं। जैसे हमारे कोई हमें जैसे सरकार ने हमें दे रखे हैं, हमें जैसे हमारा चिकित्सा हो गया, रोगों के प्रकोप हो गए, अनेक अन्य कारणों से जीवन अवधि अपेक्षाकृत कम थी। इसके अतिरिक्त शिशुओं तथा हमारी जो जैसे प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं ऊंची दरें भी आयु संरचना को प्रभावित करती हैं, है ना। आर्थिक विकास हमारा हो गया, इसमें संरचना से घनिष्ठ संबंध होता है, विकास के साथ जीवन स्तर में सुधार होता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आयु की संभाव्यता भी बढ़ जाती है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या बहुत जवान है, अर्थात अधिकांश भारतीय व्यवस्था में है, और यहाँ की आयु का औसत भी अन्य देशों की तुलना में कम है। देश की संपूर्ण जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले वर्ग का हिस्सा 35 है, जबकि 15 से 60 के आयु वर्ग का हिस्सा 59% है। यह आयु वर्ग उत्पादन से भरपूर योगदान देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास एवं समृद्धि की अधिक संभावना होती है। लेकिन आने वाले अगले 2 दशकों में भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना में काफी परिवर्तन होने की उम्मीद है। भारत के विभिन्न राज्यों में भी आयु संरचना में काफी अधिक अंतर पाया जाता है। एक और जैसे केरल जैसा राज्य आयु संरचना के मामले में विकसित देशों की भिन्न है, जहाँ अपेक्षाकृत छोटे आयु वर्गों में जनसंख्या का अनुपात काफी अधिक तथा वृद्धजनों का अनुपात अपेक्षाकृत कम है। निश्चित ही आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए आयु संरचना में सुधार की आवश्यकता हो सकती है, तभी किसी राष्ट्र को विभिन्न क्षेत्रों में गति प्राप्त होगी। ये चैप्टर बेटा ऐसा कोई खास नहीं था, सिर्फ जनसंख्या के बारे में आपको दे रखा था। मैं तो सोच रही कुछ होगा इसमें। जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है, आप आराम से लिख दोगे क्यों समस्या है, क्योंकि रोजगार नहीं मिलेगा, भुखमरी हो जाएगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, आवास नहीं होगा, है ना। बहुत सारे वृद्धि जो समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही है, निर्धन हो जाएगा इंसान, खाने के लिए रोटी कपड़ा मकान नहीं बचेगा, है ना। तो यही सारे हैं, और भी हम लिख सकते हैं। अब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो रोज़गार ही नहीं मिलने का है, सारे निर्धन हो जाएंगे, क्योंकि अब जगह है 100 लोगों की और इंसान है 500, तो क्या होगा। जनसंख्या वृद्धि पर रोक तो लगानी पड़ेगी ना, अगर ज़्यादा तो भूखमरी भी हमारे देश में फैल जाएगी। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था कि बेटा मैं इसीलिए आपको इससे पढ़ाती हूँ कि जिससे कि आपको जब आप आओगे ना
तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमने जो भी पढ़ा वो हमारा बेकार गया। ठीक है, चलो ठीक है बेटा फिर। हाँ, थैंक यू सो मच।